हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हनीकॉम का चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। इसमें एक किंग है और एक हर्मिट, मतलब एक बियर्डेड मैन। मेन तो 3 कैरेक्टर्स हैं इसमें, किंग, हर्मिट एंड अ बियर्डेड मैन। इसमें 3 क्वेश्चंस किसके माइंड में आते हैं? किंग के माइंड में। द किंग वॉन्टेड टू नो द आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चन। वो अपने 3 क्वेश्चन के आंसर जानना चाहता है। क्यों जानना चाहता है, उसके 3 क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। द थॉट केम टू सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। These 3 things were that is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do। एक बार राजा के माइंड में आता है कि अगर मैं इन 3 बातों को जान लूँ, 3 बात का आंसर जान लूँ, तो मैं लाइफ में कभी फेल नहीं होऊंगा। वो 3 बातें क्या थी? वो जानना चाहता था कि किसी भी वर्क को करने के लिए राइट टाइम क्या होता है, सही समय। विच पीपल शुड ही लिसन टू, वो उसको किन मनुष्य की, मतलब किस पर्सन की बात को सुनना चाहिए, किस की बात को मानना चाहिए, और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसको क्या काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो उसे करना चाहिए। ठीक है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन। वो क्या करता है राजा? अपने मैसेंजर, मतलब जो दूत होते हैं जो सारे में सूचना फैलाते हैं, तो वो पूरे राज्य में फैला देता है, पूरे राज्य में भेजता है, और ये कहता है, ये प्रॉमिस करता है कि जो भी उसके क्वेश्चन का सही आंसर देगा वो उसको बहुत सारा धन देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत सारे वाइज मैन उसके राज्य में, उसके दरबार में आते हैं और आंसर देते हैं, लेकिन सबके आंसर डिफरेंट होते हैं, किसी का भी आंसर सेम नहीं होता। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के क्या क्या आंसर मिलते हैं उसे? सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time। कुछ वाइज मैन कहते हैं कि राजा को क्या करना चाहिए, एक अपना टाइम टेबल तैयार करना चाहिए और फिर उसको उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। इस तरह से वो अपना हर काम प्रॉपर टाइम पर कर पाएंगे। और क्या कहते हैं? Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time। अब कुछ कहते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा कि राजा पहले से अपना टाइम टेबल कैसे फिक्स कर सकता है? वो टाइम पे क्या हो रहा है, क्या उसे क्या पता कि आगे क्या होने वाला है? Yet others said that the king needed a council of his wise men who would help him act at the proper time। कुछ कहते हैं कि उसको काउंसिल, मतलब सलाहकार रखने चाहिए, एक बुद्धिमान सलाहकार रखने चाहिए जो उसको प्रॉपर टाइम पे उसकी हेल्प कर सकें। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। ये इसलिए क्योंकि कोई भी एक इंसान मतलब करेक्ट बात का डिसाइड नहीं कर पाता, ये संभव हो जाता है एक इंसान के लिए। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। बिना किसी की हेल्प के राइट सही समय पर सही एक्शन के लिए क्या करना है, तो ये किसी की सलाह मतलब उसमें ले लेनी चाहिए। बट देन अदर्स सेड, लेकिन और क्या कहते हैं? दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अर्जेंट एक्शन लेना पड़ता है, अर्जेंट डिसीजन लेना होता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और उसमें हम किसी और सलाहकार के डिसीजन का वेट नहीं कर सकते, हमें तुरंत खुद सोचना पड़ता है कि अब हमें क्या करना है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना फ्यूचर पता होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ये काम सिर्फ कौन कर सकता है? कोई मैजिशियन, जो आगे का फ्यूचर हमें बता सकता है।
द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। तो इसलिए राजा को क्या करना चाहिए, राजा को किसी मैजिशियन के पास जाना चाहिए अपना आगे का फ्यूचर जानने के लिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब आता है सेकंड क्वेश्चन कि सेकंड क्वेश्चन के आंसर में उसको क्या पता चलता है। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर सेड द प्रीस्ट। मतलब सेकंड क्वेश्चन था क्या, सेकंड ये था कि उसको किन लोगों की बातों को मानना चाहिए, किसकी बात पर विश्वास करना चाहिए, किसके कहने से वर्क करना चाहिए। तो कुछ तो कहते हैं कि उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है काउंसलर, जो सलाहकार होते हैं उनकी बात माननी चाहिए। कुछ कहते हैं कि प्रीस्ट, मतलब जो पुजारी पंडित होते हैं उनकी बात माननी चाहिए। आ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ उसमें से कहते हैं कि डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और जबकि उसमें से कुछ तो कहते हैं कि उसको अपने सिपाहियों की बात मतलब सुननी ज़रूरी है, उसको अपनी सिपाहियों की बात सुननी चाहिए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि उसको सबसे ज़रूरी वर्क क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है करना। सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ तो कहते हैं कि उसको साइंस ज़रूरी है, कि साइंस से रिलेटेड वर्क करने चाहिए। कुछ कहते हैं फाइटिंग में इसको परफेक्ट होना चाहिए राजा को, और कुछ कहते हैं कि उसको धार्मिक कार्य करने चाहिए, रिलीजियस वर्शिप, पूजा पाठ करनी चाहिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, मतलब इसका रिजल्ट ये निकला कि जितने भी आंसर्स उसको मिले सारे बिल्कुल डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, वो उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ और ना ही उसने किसी को कोई रिवार्ड दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब उसने क्या निश्चय किया, राजा ने निश्चय किया एक हर्मिट, हर्मिट कहते हैं साधु को, एक साधु के पास जाने का डिसाइड किया जो उसकी बुद्धिमानी के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, एक वो साधु था जो एक झोपड़ी में रहता था, उसको कभी नहीं छोड़ता था साधु झोपड़ी को। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से नहीं मिलता था, सिर्फ जो सिंपल लोग होते थे सादा उनसे मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स बिफोर ही रीच द हर्मिट सेट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन एलोन। इसलिए राजा क्या करता है, जब वो साधु से मिलने जाता है तो उसकी झोपड़ी आने से कुछ दूर पहले ही वो अपना घोड़ा और अपना बॉडीगार्ड वहीं छोड़ देता है और वो बिल्कुल सिंपल ऑर्डिनरी क्लॉथ्स में उससे मिलने जाता है, मतलब वो राजा वाले कपड़े पहनकर नहीं जाता है उससे। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जब वो उसके वहाँ पहुँचता है तो वो क्या देखता है कि अपनी झोपड़ी के पास साधु एक ज़मीन खोद रहा था वहाँ पर। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, वो उसको अभिवादन करता है राजा का, उसको ये नहीं पता ये राजा है, और फिर वो ज़मीन खोदने लग जाता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैवीली। साधु जो था वो बूढ़ा था और कमज़ोर भी था, जैसे वो कम काम कर रहा था कंटिन्यू तो उसका सांस फूलने लग जाता है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। अब राजा उसके पास जाता है हर्मिट के पास और कहता है कि मैं तुम्हारे पास अपने 3 क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आया हूँ। ठीक है, टू और क्या आंसर, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। 3 क्वेश्चन हो गए, राइट टाइम, राइट पर्सन एंड राइट वर्क। शॉर्ट में ऐसे समझ लो। 3 उसने क्वेश्चन किए कि व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर हिम, उसके लिए सही समय क्या है किसी भी वर्क को करने के लिए, राइट पर्सन कौन है जिसको उसे सुनना चाहिए, और राइट वर्क क्या है जो उसे सबसे ज़्यादा करना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। अब साधु ने उसके क्वेश्चन तो सुन लिए जो उसने बोले, बट वो बोला कुछ नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना खोदता रहा। यू आर टायर्ड
said the king. Let me take the spade and work in your place. अब राजा उसे देख रहा था कि वो थक गया है, तो वो कहता है चलो लाओ, आप थक गए हो, अब मुझे दे दो। स्पेड कहते हैं उसको फावड़े को जो ज़मीन खोदने का होता है, तो ये मुझे दे दो, तुम्हारी जगह मैं खोदता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। अब हर्मिट उसको थैंक्स बोलता है और अपना स्पेड उसे दे देता है और वो खुद ज़मीन पर जाकर बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. अब जब राजा ने 2 बेड्स बोलते हैं, छोटी छोटी क्यारी बनाते हैं जो खेत में, तो उसने 2 बेड्स मतलब 2 क्यारी बना ली। फिर वो रुक गया और उसने फिर अपने क्वेश्चंस रिपीट किए राजा ने। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट कुछ नहीं बोलता, कोई आंसर नहीं देता, बट स्टूड अप, और खड़ा हो जाता है, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। और वो क्या करता है, राजा के हाथ से वो फावड़ा बोलते हैं उसे हिंदी में, वो ले लेता है, स्पेड मीन्स फावड़ा, और वो कहता है कि अब तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा उसको वो नहीं देता फावड़ा वापस, और वो खुद लगातार खोदता रहता है। ऑन आवर पास्ट 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. अब राजा को क्या होता है कि घंटे बीतते जाते हैं, एक के बाद एक, सूरज छिप जाता है। अब राजा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो फावड़ा वहाँ ज़मीन पर फेंकता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइज मैन, अपने आंसर जानने के लिए, और तुम अगर आंसर नहीं दे सकते तो बोल दो कि नहीं दे सकता, मैं यहाँ से चला जाऊँगा वापस। हेयर कम समवन रनिंग सैड द हर्मिट, तभी साधु बोलता है कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है हमारी तरफ। द किंग टर्न राउंड एंड सा अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, तभी राजा घूमकर देखता है तो क्या देखता है कि एक बियर्डेड कहते हैं मतलब दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस अगेंस्ट हिज स्टमक, और उसने अपना स्टमक मतलब पेट को ऐसे दबाए हुए था अपने हाथों से, फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, और वहाँ से क्या हो रहा था, खून बह रहा था। वैन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जब वो वहाँ पहुँचता है बियर्डेड मैन राजा के पास, तो वहाँ पहुँचते ही बेहोश हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैंस क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज बाउंड इन हिज स्टमक, जब वो वहाँ पहुँच जाता है, गिर जाता है, तो राजा और साधु क्या करते हैं, दोनों मिलके उसके कपड़े उतारते हैं, तो देखते हैं कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव बना हुआ है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचिप, हैंडकरचिप मीन्स हैंकी मतलब रुमाल, तो राजा क्या करता है, उसके घाव को धोता है और अपने हैंडकरचिप मतलब रुमाल से ढक देता है, उसको कवर्ड कर देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन वो खून बहना मतलब बंद ही नहीं होता है। द किंग रिड्रेस द बाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, राजा बार बार उसको बदलता रहता है, उसको बार बार धोता है, फिर दूसरे कपड़े से कवर करता है, जब तक वो खून रुक नहीं जाता राजा ऐसे ही करता है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, अब उस मैन को, बियर्डेड मैन को थोड़ा सा अच्छा फील होता है और फिर वो कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम, राजा क्या करता है, उसके लिए फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा पानी लाता है और उसको दे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, तभी क्या होता है, उस जैसे ये करते करते क्या हुआ, सूरज पूरी तरह से छिप जाता है और ठंडी हवा चलने लगती है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, अब राजा क्या करता है, साधु की हेल्प से उस बियर्डेड मैन को अंदर झोपड़ी में ले जाता है और बेड मतलब पलंग पर जाकर लिटा देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, वो आंख बंद करके चुपचाप लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, अब राजा पूरे दिन का थका हुआ था, पैदल चलकर वहाँ तक आया था और फिर उसने पूरे दिन वर्क भी किया था, खुदाई की थी, तो वो क्या ज़मीन पर ही लेट जाता है राजा और वो सो जाता है, पूरी रात सोता है, नींद आ जाती है उसे। वैन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंजर बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज,
अब वो सुबह जब सोकर उठता है तो उसे याद आता है कि वो मतलब कहाँ सो रहा है, और ये वियर्डेड मैन कौन है जो आया था भागकर, जिसकी मैंने हेल्प की। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was above. अब वो बियर्डेड मैन भी उठ चुका था। और जब वो बियर्डेड मैन देखता है कि राजा उठ गया तो राजा से कहता है फॉरगिव मी, बड़े वीक वॉइस में। फॉरगिव मी मतलब मुझे क्षमा कर दो। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा कहता है मैं तो तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो, और तुम क्षमा किस बात की मांग रहे हो ये भी मुझे नहीं पता। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brothers to death and seized my property. Bearded man कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। तुम्हारा एनिमी मतलब मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, और मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। मैं तुमसे बदला लेना है मुझे तुमसे, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था और मेरी सारी प्रॉपर्टी तुमने मुझसे छीन ली थी ज़बरदस्ती। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकग्नाइज्ड मी एंड बाउंडेड मी। वो कहता है बियर्डेड मैन कि मुझे पता चल गया था कि तुम साधु के यहाँ अकेले जा रहे हो, तो मैं एक जगह छिप गया था और मैंने सोचा था कि जब तुम वापस लौट कर आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन शाम हो गई, पूरा दिन ढल गया और तुम वापस नहीं आए। तो मैं जहाँ छिपा हुआ था वहाँ से मैं बाहर निकला, तो तभी तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया और बॉडीगार्ड मुझे पहचान गया कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, तो उसने मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उससे तो बच गया, लेकिन हाँ मैं मर जाता बिल्कुल यदि तुम मेरे घाव पर पट्टी नहीं करते, मेरे घाव को नहीं साफ करते। I wish to kill you and you have saved my life. मतलब मैं तो तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी लाइफ बचाई। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. उसने कहा यदि अब मैं जीवित रहा तो मैं पूरी लाइफ तुम्हारी बिल्कुल वफादारी से एक नौकर की तरह, वफादार नौकर की तरह मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, और अपने बेटों से भी यही कहूँगा कि वो भी बिल्कुल ऐसा ही करें, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी। राजा बड़ा खुश हुआ। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी टू सो ईजीली। खुश क्यों हुआ कि एक दुश्मन के साथ कितनी आसानी से शांति हो रही है, मतलब कोई बिना युद्ध के, बिना उसके। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और वो क्या हो रहा है कि मतलब उसका एक मित्र बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। अब राजा ने ना केवल उसे क्षमा कर दिया, बल्कि उसने कहा कि मैं अपना एक सर्वेंट और अपना खुद का डॉक्टर तुम्हारे साथ भेजूंगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और वो उस मैन से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी वापस दे दूंगा। कौन करता है प्रॉमिस? राजा। किससे? बियर्डेड मैन से। लीविंग द बाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। अब किंग को तो अपने माइंड में वही 3 क्वेश्चंस घूम रहे थे जिसके लिए वो वहाँ आया था। तो वो बाउंडेड मैन के पास से उठकर बाहर आता है, तो हट के बाहर मतलब झोंपड़ी के बाहर आ जाता है। तो वहाँ देखता है चारों तरफ, हर्मिट को देखता है कि हर्मिट कहाँ है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, क्योंकि वो जाने से पहले क्या चाहता है, अपने क्वेश्चन के आंसर जानना चाहता है। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। साधु क्या कर रहा था? जो उसने पहले दिन वो क्यारी बनाई थी छोटी छोटी, वो उसमें बीज डाल रहा था बैठा हुआ वहाँ पर। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। अब राजा वहाँ जाता है, हर्मिट से बोलता है कि मैंने कल तुमसे कुछ क्वेश्चन के आंसर जानने चाहे थे।
You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. साधु अपना काम करते करते जैसे बैठ के बीज डाल रहा था वैसे ही बैठे बैठे वो कहता है राजा से कि तुम अपने क्वेश्चन के आंसर जान चुके हो. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट टू डू यू मीन. राजा कहता है मतलब मैं कैसे जान लिया आंसर, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट. हर्मिट कहता है क्यों तुमने नहीं देखा. इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. साधु कहता है कि यदि तुम कल मुझ पर दया नहीं करते मेरी कमजोरी पर और ये क्यारियाँ नहीं खोदते जो तुमने खो दी हैं तो तुम यहाँ से चले जाते जल्दी. फिर क्या होता, ये जो मैन है ये तुम पर अटैक कर देता है नी, ये क्योंकि ये वहाँ तैयार खड़ा था तुम्हें मारने के लिए. एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद ही, और तुम इसलिए मेरे साथ नहीं रुकते अगर तुम ये क्यारी नहीं खोदते. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. इसलिए कल तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, वही था जिस टाइम जब तुम मेरे लिए क्यारियाँ खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए उस समय सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था. एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए जो तुम कर रहे थे वो तुम्हारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क था या बिजनेस, मतलब कुछ भी कह सकते हैं. आफ्टर वर्ड्स वैन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी भागा हुआ हमारी तरफ आया. द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट समय वो जब था जब तुम उसकी केयर कर रहे थे. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज बाउंड्स, यदि तुम उसके घावों पर पट्टी नहीं करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, वो तुम्हारे साथ बिना शांति बनाए, मतलब जो उसकी दोनों के बीच में शत्रुता थी वो शांति में बदल गई थी, तो बिना वो क्लियर हुए वो मर जाता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. मतलब कल जब तुमने जब तुम उसके घाव धो रहे थे वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था, ठीक है, और वो वियर्डेड मैन मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन था तुम्हारे लिए, और जो तुमने उसके लिए किया वही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क था. ठीक है, राइट टाइम, राइट पर्सन एंड राइट वर्क, तीनों का आंसर दे दिया उसने. रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. साधु बताता है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुनेंगे. उसने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कोई स्पेशल नहीं होता, जो अब है, अब हम इस समय क्या कर रहे हैं वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट टाइम है. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही वो समय है जो हम कोई भी वर्क करने के लिए हमारे पास हम पावर रखते हैं. उसी समय हमें देखना होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले से थोड़ी कुछ पता होता है. ठीक है, और नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंट पर्सन इन द पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स. और जिस समय जो पर्सन हमारे साथ होता है जिस क्षण, वही हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है. जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. मान लीजिए जब आप घर पर होते हैं, ठीक है, घर पर जब आप खाना खा रहे होते हैं, मम्मी आपके लिए खाना बना रही होती, तो उस समय आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन होता है, आपकी मदर, है नी. फिर आप स्कूल चले जाते हैं, अब क्लास में टीचर आती है, वो आपको पढ़ा रही होती है, आप समझ रहे होते हैं, तो उस समय आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन होता है, आपकी टीचर. तो टाइम टाइम पे इम्पोर्टेंट पर्सन बदल गया, चेंज हो गया ना. स्कूल में आपकी टीचर हुई और घर पर आपकी मदर हुई, और फिर रेसिस में या वैसे फ्री टाइम में कौन हुई, आपकी फ्रेंड हुई.
तो एवरी टाइम आपके जो इम्पोर्टेंट पर्सन वो चेंज हो जाते हैं, सेम नहीं रहते। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, अब आता है इम्पोर्टेंट वर्क की बात कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी वर्क क्या है, इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन। मतलब हमारे लिए ज़रूरी वर्क है दूसरे की हेल्प करना, दूसरे के साथ कुछ भी अच्छा करना, क्योंकि हमें वर्ल्ड में, इस संसार में भेजने का, भगवान ने जो हमें भेजा है इस संसार में, उसका पर्पज़ ही यही है कि हम किसी के काम आएँ, किसी की हेल्प करें। क्लियर बेटा, समझ में आ गया ना। इसके राइटर हैं लियो टॉलस्टॉय। क्लियर हो गया होगा। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर यू शुड ट्राई टू मेक 20 मोर शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। जो एक्सरसाइज में होते हैं वो तो आप करते ही हो, वो तो लर्न करनी होते हैं, लेकिन ज़रूरी होता है कि चैप्टर को समझने के बाद उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनाना, जिससे कि आप तभी पता चलेगा कि हमें चैप्टर समझ में आ गया है। क्लियर। और फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। And if you like this video, please like, share and subscribe the channel. And if you want to get my new videos, please don't forget to press the bell icon. Thank you.